आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बाहर अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू भेजती हैं, तो इनकी कोई ना कोई तो डक्ट होगी। ये सेल कौन से हैं? हिपैटोसाइट। ये सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल हैं, यही मेन सेल है। हिपैटो वर्ड जब आ जाए ना यार लिवर, उसका मतलब है लिवर। अगर आप नॉर्मल चबाते हो तो आप 5% डाइजेस्ट कर लोगे। अगर आप प्रॉपर चबाओगे, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं 32 बार चबाना चाहिए, होता है ना। फैट को भी हम स्टोर करते हैं, फैट से एनर्जी भी लेते हैं और फैट से हम ग्लूकोज भी बनाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार एंड आई एम योर दीक्षा मैम। तो बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर के हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर रही हैं और हमने उसमें क्या पढ़ा था? एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल का। हमने ये भी पढ़ा था उस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में थी, और इंटेस्टाइनल ट्रैक की इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी, क्रिप्स ऑफ लिबरकून की। तो चलिए अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में मतलब इस वाले एपिसोड में कि फूड का आगे जाकर क्या हुआ। तो उसके लिए बेटा हमें बाकी की ग्लैंड्स पढ़नी है। हमने बेसिक एलिमेंट्री कैनाल कर लिया है, तो इन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जैसे कि मैंने आपको बताया हो गई है। अब हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास। तो चलिए शुरू करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बनाता है सलाइवा। क्या बनाता है? सलाइवा। तो बेटा आपके पास 3 मेजर, देयर आर 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड। कितनी है? 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड। क्या क्या है ये? सबसे पहले एक है पैरोटिड ग्लैंड। क्या है बेटा? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड आपकी क्या है? सब मैक्सिलरी, जिसे हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर। और तीसरी है सब लिंगुअल। तीसरी क्या है? सब लिंगुअल। ठीक है, ये 3 मेजर ग्लैंड्स हैं। अब आप बोलोगे मैम सिर्फ 3 ही है। बेटा ये 3 पेयर्स में है। क्या है? दीज आर इन पेयर। सो 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड किस में है बेटा? ये पेयर्स में है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं पैरोटिड की, पैरोटिड का लोकेशन क्या है? पैर मतलब ये पैर वाला पैर नहीं है, अराउंड। ओटेड वर्ड हम यूज करते हैं यूजुअली ईयर के लिए। किसके लिए? ईयर के लिए। तो चलिए इनका पहले लोकेशन देखेंगे। अगर ये एक आदमी है, ये आदमी है, ये इसका कान है, ठीक है, लाइक दिस। तो आपको पैरोटिड ग्लैंड इसके कान के पास अराउंड यहां पर मिलेगी। कहां मिलेगी? कान के पास, यहां पर। सो पैरोटिड ग्लैंड कहां पर है? ये प्रेजेंट है ईयर के टुवर्ड्स ईयर और अराउंड ईयर। ठीक है, अराउंड से बेटर है वर्ड टुवर्ड्स ईयर। ठीक है, और नियर द ईयर। बिल्कुल ही सिंपल अंग्रेजी करते हैं, नियर द ईयर, कान के पास। ठीक है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर फिर कहाँ है बेटा? ये प्रेजेंट है आपके जॉ लाइन के पास। कहां पर? जॉ लाइन के पास, इधर, राइट। तो फिर सब लिंगुअल कहाँ है? लिंगुअल वर्ड हम यूज करते हैं टंग के लिए, तो ये टंग के नीचे होती है, यहां पर टंग के नीचे होती है। ठीक है, तो सब मतलब बिलो, लिंगुअल मतलब टंग, सब मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, क्योंकि मैंडिबल है तो मैंडिबल ये आपकी ये वाली जॉब होती है। ठीक है, तो इसके अराउंड प्रेजेंट है। सो दिस इज एट द जॉ लाइन। कहां पर है? जॉ लाइन पे है। और ये वाली टंग के नीचे है, बिलो टंग। ओके, तो चलो इसको लेबल कर देते हैं। ये हुई पैरोटिड, ये हुई बेटा सब मैंडिबुलर, जिसे सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। ये आपकी टंग है, और जो टंग के नीचे है वो है आपकी ये सब लिंगुअल। ठीक है, चलो अब क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बाहर अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू भेजती हैं, तो इनकी कोई ना कोई तो डक्ट होगी। सभी डक्ट कहाँ खुलती हैं? बकल कैविटी में खुलेंगी ना। जैसे मान लो इसकी एक डक्ट है, इसकी एक डक्ट है, और इसकी एक डक्ट है ना, है या नहीं? सो इनकी सारी डक्ट्स का ना हमने नाम दे दिया। क्या दे दिया है? नाम। और ये डक्ट का काम कुछ नहीं है, जो सलाइवा ग्लैंड बना रही है उसको बस बाहर भेजना है। बाहर कहाँ भेजना है? बकल कैविटी में भेजना है। ठीक है, सो इसकी डक्ट क्या है? इट ओपन्स थ्रू डक्ट। डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसन्स डक्ट। क्या नाम है बच्चा? स्टेनसन्स डक्ट। वैसे इसकी भी डक्ट है, इट ओपन्स थ्रू वॉटन्स डक्ट।
कौन सी डक्ट? वॉटन्स डक्ट। और ये सब खुल कहाँ रहे हैं बच्चे? ये खुल सब बकल कैविटी में रहे हैं। ये ओपन स्पेस क्या आपकी? बकल कैविटी, क्योंकि फूड तो बकल कैविटी में आएगा तो सलाइवा भी वहां पर चाहिए। फिर आती है सबलिंगुअल, ये कहाँ खुलती है? इट ओपन्स थ्रू डक्ट ऑफ रिवेनस। बस नाम दे दिए हमने डक्ट्स के, ठीक है, क्योंकि अलग अलग भाई सलाइवरी ग्लैंड है तो नाम देने तो बहुत जरूरी थे ना, ऐसे तो मिक्स मैच हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने इनके अलग अलग नाम दे दिए। अब काम तो तीनों सेम ही कर रही हैं। क्या कर रही हैं? सलाइवा बना रही हैं, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाता है। कोई म्यूकस ज्यादा बना रहा है, कोई बाकी के कंपोनेंट ज्यादा बना रहा है, पर तीनों का काम क्या है? तीनों का काम है दे सेक्रीट सलाइवा, सलाइवा बनाते हैं। सलाइवा की अगर मैं पीएच की बात करूं, इट इज 6.8, तो आप देख सकते हैं हल्का सा एसिडिक है। 7 वाला हम न्यूट्रल मानते हैं ना, तो ये हल्का सा एसिडिक है। सलाइवा के अंदर होता क्या है? सलाइवा में अभी भी बेटा 99.5% वाटर है, और बाकी का जो 0.5% बचा वो क्या है? एक एंजाइम है उसमें जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टाइलिन। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। इसमें लाइजोजाइम भी होता है। लाइजोजाइम बैक्टीरिया मारता है। क्या मारता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरियासिडल। बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना जो, उससे खराब कर देगा, उससे तोड़ देगा। जैसे टीयर्स में होते हैं, आंसू में होता है, सलाइवा में भी होता है। और ये लाइजोजाइम हमने और कहाँ पढ़ा था? पैनेट सेल स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो भी बनाते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें एंटीबॉडी भी होती है। ये थोड़ा सा यूरिया भी कंटेन करता है, तो कहते हैं कि सलाइवा भी एक्सक्रीशन में हेल्प करे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है। अब आप बोलोगे मैम हमारे माउथ में यूरिया, बेटा बहुत थोड़ा होता है। फिर ये अंदर चला जाएगा गट में और आपकी फीसिस के थ्रू बाहर चला जाएगा, तो एक्सक्रीशन में कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा और इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं आयंस, जैसे क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ये सारे आयंस होते हैं इसमें। देखो आईजीए एंटीबॉडी है इसमें, लाइजोजाइम है, ये सब माइक्रोब्स को मारेंगे। किसको मारेंगे बेटा? माइक्रोब्स को मारेंगे। और भी मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं एंड सम अदर थिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट वाली चीजें मैंने आपको बताई। पहला क्या सबसे इंपॉर्टेंट? सलाइवरी एमाइलेज इसमें होता है बेटा, लाइजोजाइम होता है, एंटीबॉडीज भी होती हैं और यूरिया भी होता है, ठीक है। तो ये है बेटा आपके सलाइवा का कॉम्पोजिशन, कि सलाइवा का पीएच क्या है और इसमें क्या होता है। अब बेटा हम बात करेंगे एक टर्म की जिसका नाम है सेलिवेशन। सेलिवेशन का मतलब होता है सलाइवा बनाना, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। क्या सलाइवा हमेशा बनता रहता है, या कौन कंट्रोल करता है? क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, कौन स्टिमुलेट करता है? तो जो बेटा आपकी सेलिवेशन होती है, सबसे पहले ये आपके न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में होती है। किसके कंट्रोल में होती है? न्यूरल सिस्टम के। और न्यूरल सिस्टम में भी कौन सा? ऑटोनॉमिक। इट इज कंट्रोल्ड बाय एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब बेटा आपने देखा होगा कि मैं तुम्हारे आगे एक बड़ा सा चीज बस पिज्जा रख दूं, क्या होगा? सोच के क्या हो रहा है? मेरे तो मुंह में पानी आ गया सोचते ही, आपके भी आ गया होगा ना। तो जब हम अपने फूड के बारे में सोचते हैं या उसको देखते हैं या स्मेल करते हैं, तो आपका ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? स्टिमुलेट हो जाता है। सो ये सिस्टम कैसे स्टिमुलेट होगा? बाय थिंकिंग, स्मेलिंग, या फिर साइट, साइट मतलब देखना, ऑफ फूड। इन चीजों से आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? स्टिमुलेट, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे। कौन से पार्ट थे बेटा? दो पार्ट थे, अगर आपको याद हो। एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। दो पार्ट थे ना? थे ना या नहीं थे? अब ये दोनों में से कौन सा आपका सेलाइवेशन या सेलिवेशन जो भी आप बोलते हैं, या सलाइवा का सिक्रेशन, इन दोनों में से कौन सा नर्वस सिस्टम करवाएगा? देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब होता है? जब आपको डर लगता है,
जब आपका फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स होता है तब आपका सिंपैथेटिक काम करता है, ठीक है। और जब डर लगता है, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है, तो गला सूखना मतलब आपका सलाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा। सो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, क्या करेगा बेटा, रोकेगा किसे, कि सलाइवा ना बने। तो डर जब लगता है तभी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आपका आता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाएगा, ये स्टिमुलेट करवाएगा, ये स्टिमुलेट करवाएगा। तो मतलब जैसे ही आपने पिज्जा विज्जा देखा तो कौन सा नर्वस सिस्टम आपका काम किया, पैरासिम्पैथेटिक, और उसने क्या बना दिया, सलाइवा बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपका नर्वस सिस्टम, आपकी सेंसेस सब मिलकर आपका सिक्रेशन करवाते हैं किसका, सलाइवा का। ओके, सो देखो नर्वस सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन डाइजेशन। तो नर्वस सिस्टम, आपके हार्मोन्स, आपके सारे सिस्टम गो हैंड इन हैंड, ये सब आपस में मिलकर आपकी पूरी बॉडी को चला रहे हैं। तभी चैप्टर का नाम क्या था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन था ना। तो कहीं ना कहीं हम दो चीजों से कंट्रोल हो रहे हैं। तभी जब स्ट्रेस वेस होता है, पेट खराब होता है ना उस टाइम पे, क्यों, क्योंकि न्यूरॉन्स आपके काम कर रहे हैं यहाँ पर टम्मे पर, और टम्मा इसलिए खराब होता है जब आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है। चलो अब बेटा अगली ग्लैंड की बात करेंगे। अगला ग्लैंड क्या है, लिवर। लिवर तो आपको पता होगा, पता है या नहीं, नहीं पता, पता करवा देते। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ग्लैंड आपके शरीर की क्या है, तो वो है लिवर, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसका रंग क्या है, तो इसका रंग क्या है बेटा, लिवर का कलर क्या है, रेड। क्या कलर है बेटा, इसका रेड कलर है। अब ये प्रेजेंट कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, मान लो ये तुम्हारा डायफ्राम है, क्या है बेटा, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। ये क्या है बेटा, आपका लिवर। मान लो ये बॉडी की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में एकदम डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है आपका लिवर। क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका लिवर, ठीक है। अब लिवर जो है ये दो लोब में डिवाइडेड है। कितने लोब में डिवाइडेड है, दो। एक है इसका लेफ्ट लोब और एक है बेटा इसका राइट लोब। अगर आप देख पा रहे हैं तो राइट लोब लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, राइट लोब थोड़ा लेफ्ट के कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी, ग्लिसनिंग, शाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, कवरिंग होती है। इसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या होता है ग्लिसन्स कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग। किसकी कवरिंग, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, ठीक है, शाइनी सी होती है। यही कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग अंदर जाती है लिवर के, और इसको हेक्सागोनल समझते हो, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स में इसे ब्रेक डाउन कर देती है, जिन्हें हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। क्या कहते हैं, हिपैटिक लोब्यूल। समझ में आई बात, आई या नहीं। सो ग्लिसन्स कैप्सूल की शीट अंदर जाती है और उसको हेक्सागोनल कंपार्टमेंट में ब्रेक कर देती है, या बहुत सारे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट इसमें बना देती हैं। इसे कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। और ये बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही सारा लिवर बना हुआ है, तो इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, वैसे ही हिपैटिक लोब्यूल्स भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर के। दूसरी बात आपने सुना होगा, शराबियों के लिवर खराब हो जाते हैं ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि स्टार्टिंग की स्टेज है, दारू छोड़ दो, ठीक हो जाओगे। कैसे ठीक हो जाओगे, अब लिवर तो खराब है, कैसे ठीक होगा। लिवर के पास एक पावर है, कौन सी पावर है, पावर ऑफ रीजनरेशन। तो इसके सेल अगर खराब हो रहे हैं तो ये दोबारा बन सकते हैं। इसके सेल्स अगर खराब हो गए हैं तो ये दोबारा बन सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन। तुमने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं लोग, है ना, कि अगर मैच करता है आपका लिवर, अगर मान लो कोई फादर है, एक बड़ी न्यूज आई थी कि डॉटर ने फादर को लिवर दिया, है ना, तो पूरा लिवर नहीं देते हैं, थोड़े सेल्स देते हैं, फिर बाद में वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं उस बंदे के ऑर्गन के में जाके, और उसका जो लिवर है वो रीजनरेट कर जाता है। फाइन। अगर तो बहुत डैमेज है फिर लिवर आपका रीजनरेट नहीं करने वाला, उसके सारे सेल तो मर गए हैं, है ना। पर अगर आपका थोड़ा बहुत डैमेज हुआ तो वो थोड़ा सा ठीक
हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके पास ये पावर है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं, वो नए नए सेल्स उसके बन सकते हैं, सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, चलो अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो हिपैटिक लोब्यूल है वो कैसे दिखते हैं। लेट्स सी, चलिए। तो हिपैटिक लोब्यूल बनाए किसने थे? ये बनाए थे बेटा ग्लिसन्स कैप्सूल ने। किसने बनाए थे? ग्लिसन्स कैप्सूल में। ये होते हैं हेक्सागोनल शेप के। मैं एक लोब्यूल बना रही हूँ। कितना बना रही हूँ? एक बना रही हूँ। इसके सेंटर में होती है एक वेन जिसे कहते हैं सेंट्रल वेन। क्या कहते हैं? सेंट्रल वेन। क्योंकि सेंटर में है तो सेंट्रल वेन ही बोलोगे ना, है ना। अब ब्लड तो चाहिए ना, ब्लड नॉर्मल ऑर्गन है यार, ब्लड फ्लो तो चलेगा। अब इसके अराउंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनते हैं, हर एक एज के अराउंड यहाँ पर। इसे हम कहते हैं पोर्टल ट्रायाड। क्या बोलते हैं? पोर्टल ट्रायाड। दिस इज पोर्टल ट्रायाड। ये सारे पोर्टल ट्रायाड है, ठीक है। पोर्टल ट्रायाड, ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मतलब थ्री। इसमें बेटा तीन चीजें खुलेंगी, इसमें तीन चीजें खुलेंगी। एक हिपैटिक आर्टरी, एक हिपैटिक आर्टरी, एक हिपैटोपोर्टल वेन, एक हिपैटोपोर्टल वेन, और तीसरा इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। क्या खुलेगा? इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। सो तीन चीजें इसमें खुलती हैं, एक हिपैटिक आर्टरी, एक हिपैटोपोर्टल वेन। आई होप आप सबको हिपैटोपोर्टल वेन याद होगी। हमने इसमें किया था, बॉडी फ्लूइड्स में पोर्टल सिस्टम किया था ना। और तीसरा बेटा क्या है? इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। बस कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। ये तीनों चीजें एक ही जगह पर से पास कर रही हैं। नेचर ने क्या किया, क्या ये तारे हैं जैसे, मान लो, है ना। जब हम कोई चीज घर पे लगाते हैं ना, कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक, तो हम क्या करते हैं, उसकी तारें इधर उधर थोड़ा ना बिखेरते हैं। हम क्या करते हैं, सभी तारों को इकट्ठा करके ऐसे कील लगा के हम जड़ देते हैं कि इधर खलारा सा ना पड़ जाए ना, इधर उधर ना हो जाए। वैसे नेचर ने क्या किया, इन तीनों को एक ही जगह से पैसेज दे दिया, एक ही जगह से ही निकल रही हैं, ठीक है क्या वो हिपैटिक आर्टरी, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हिपैटोपोर्टल वेन, ये वो वेन है जो इंटेस्टाइन और स्टमक से ब्लड लेकर आ रही है। और बाइल डक्ट में बाइल होगा। बाइल क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आपको हिपैटोपोर्टल वेन याद नहीं है बेटा, मैं एक बार और समझा देती हूँ। आपका एक पोर्टल सिस्टम होता है बॉडी में। क्या होता है? पोर्टल सिस्टम। एक होता है नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल सर्कुलेशन। नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा हार्ट में जाता है, ठीक है। जैसे किडनी है, किडनी के पास एक आर्टरी है, ब्लड लेकर आएगा, वेन ब्लड लेकर जाएगा हार्ट की तरफ। इसमें क्या होता है, पहला ऑर्गन से ब्लड ऑर्गन 2 में जाता है और ऑर्गन 2 से हार्ट में जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर ऑर्गन 1 क्या है, स्टमक, इंटेस्टाइन। इन दोनों का ब्लड कभी भी सीधा हार्ट में नहीं जाता। क्यों? हो सकता है आपने कोई टॉक्सिन खाया, मान लो आपने अल्कोहल एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो ये सारा ब्लड पहले लिवर में जाएगा, लिवर से फिर ये हार्ट में जाएगा। अगर ये सीधा हार्ट में चला गया तो पंगा पड़ जाएगा। क्या? क्योंकि वो टॉक्सिन है, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है लिवर। लिवर अपने पे सारी बात ले लेता है। अगर उसने दिल को सीधा दे दिया तो वो पूरी बॉडी में जाएगा और बॉडी में वो खराब कर देगा सब कुछ। तो नेचर ने कहा एक बाईपास बनाते हैं, चलो लिवर को रख देते हैं बीच में। लिवर क्या करेगा, सारी चीजों को डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टमक से जो लिवर में ब्लड जाता है वो जाता है वाया हिपैटोपोर्टल वेन। कौन सी वेन? हिपैटोपोर्टल वेन। तो ये वही वेन है बच्चों, ठीक है। सो ये वही वेन है जो पोर्टल ट्रायड में आपको दिख रही है। ये भी पोर्टल ट्रायड, ये सारे पोर्टल ट्रायड्स हैं। अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर आपको इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स मिलेंगे जिनका नाम है हिपैटोसाइट। क्या नाम है? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट ने ऐसे कॉर्ड्स बना रखी है। कॉर्ड समझते हो, लंबी लंबी लाइनें, ऐसे ऐसे कॉर्ड्स बना रखी हैं। आपने एनसीईआरटी में एक वर्ड पढ़ा होगा CORD। हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये लाइनें बन रही है ना ट्रेन की तरह, उन्हें है कहते हैं हम कॉर्ड्स। कॉर्ड यूजुअली जो रॉड जैसी चीज दिखे ना उसको बोल देते हैं, ठीक है। वैसे बेटा
पूरे में ऐसे अरेंजमेंट होगा हिपैटोसाइट का। तो मैं एक एक सेल नहीं ड्रॉ कर रही हूं, मैंने आपको ये ड्रॉ करके ऐसे दिखा दिए। ओके, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, अब ये तो बहुत गैप्स है ना, इतने गैप्स नहीं होते। अब बेटा इसके बीच में जो ये स्पेस है, जैसे ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, मैं किस स्पेस की बात कर रही हूँ? ये स्पेसेस, इन स्पेसेस की बात कर रही हूँ। इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? बाइल कैनालिक्यूली, क्योंकि ये सेल हैं हिपैटोसाइट। ये सेल कौन से हैं? हिपैटोसाइट। ये सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल हैं, यही मेन सेल है। हिपैटो वर्ड जब आ जाए ना यार लिवर, उसका मतलब है लिवर, ठीक है। तो ये सेल बाइल सिक्रीट कर रहे हैं, तो इनके अंदर होगा बाइल। क्या होगा इनके अंदर? बाइल होगा। तो ये बाइल इस केनाल से बाहर आ रहा है। किस केनाल से बाहर आ रहा है? इससे, इसे कह देते हैं बाइल कैनालिक्यूली। ओके, अब दूसरी बात, ये जो स्पेसेस हैं, ये और ये, इन्हें कहते हैं साइनसेस। साइनसेस होती है ओपन स्पेसेस, खुली स्पेसेस। इन साइनसेस में आपको मिलेंगे सेल्स। क्या मिलेंगे? सेल्स, अलग अलग तरीके के सेल्स, ठीक है। ये कौन से सेल हैं? एक तो इसमें होते हैं बच्चों फैट सेल। कौन से सेल? जो फैट स्टोर करेंगे। एक होते हैं कप्फर सेल्स। कौन से सेल? कप्फर सेल। ये एक तरह के मैक्रोफैज हैं। क्या है? मैक्रोफैज। और मैक्रोफैज का काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस करना। क्या करना? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? कोई भी डेड सेल है, कोई भी माइक्रोब है, उसको पकड़ो और खा जाओ, उसको पकड़ो और खा जाओ। ऐसे सेल कनेक्टिव टिश्यू में भी थे, हिस्टियोसाइट कहते थे। नर्वस टिश्यू में भी थे, माइक्रोग्लाइल सेल्स कहते थे ना। तो मैक्रोफैज टिश्यूज में अलग अलग तरह के मिलते हैं और हर टिश्यू में उनका नाम अलग होता है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर आपके ये सारे हिपैटोसाइट जो ग्रीन में बनाए, ऐसे रॉड कॉर्ड्स की फॉर्म में गलियां बना रखी हैं उन्होंने, और बीच में उनके गलियों में छोटी गलियां हैं, और ये गलियों में बाइल निकलता है, तो इन्हें हम बाइल कैनालिक्यूली कहते हैं। हिपैटोसाइट बनाते हैं ना बाइल, है ना। तो ये बाइल पहले इस गली में आएगा, इस गली से इस गली में जाएगा, अब उसके बाद कहीं और जाएगा, वो देखेंगे कहाँ जाएगा, है ना। तो ये बेटा एक हिपैटिक लॉब्यूल है। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है? ये हिपैटिक लॉब्यूल का स्ट्रक्चर है। तो आपको ऐसे बहुत सारे हिपैटिक लॉब्यूल किसमें मिलेंगे? आपके लिवर में मिलेंगे। ओके, एंड दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो चलिए देखते हैं बेटा लिवर क्या करता है। जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, पहला फंक्शन है आपके लिवर का कि ये बाइल बनाता है। क्या बनाता है? इट सिक्रीट्स बाइल। ये क्या बनाता है बच्चों? ये बाइल बनाता है, ठीक है। बाइल क्या होता है अभी देखते हैं। ओके, क्या होता है बाइल? सबसे पहले जो बाइल है किसका बना है वो देखना जरूरी है, ठीक है। जो ये बाइल है बेटा, ये किसका बना है ये देखना जरूरी है। बाइल की अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं, इसमें होता है वाटर, बाइल सॉल्ट। अब ये सॉल्ट सारे सोडियम के होते हैं। किसके होते हैं बेटा? सोडियम के सॉल्ट। क्या क्या सॉल्ट्स हैं ये सोडियम के? सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आई एम राइटिंग फुल सोडियम, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट ठीक है। ये सारे इसमें सॉल्ट है। सॉल्ट के अलावा इसके पास पिगमेंट भी हैं। क्या है? बाइल पिगमेंट। अब ये बाइल पिगमेंट कौन से हैं? दो बाइल पिगमेंट है, एक है बिलीरुबिन, एक है बिलीवर्डिन। ये क्या होते हैं? बेटा आपके ना स्प्लीन में, एक ऑर्गन है आपका स्प्लीन, आपके स्प्लीन में आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, तभी से ग्रेवयार्ड कहते हैं। स्प्लीन के अंदर आरबीसी टूटता है, तभी से हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ। जैसे ही आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे दो पिगमेंट बने, एक बिलीरुबिन एक बिलीवर्डिन। ये दो पिगमेंट बनते हैं। अब ये पिगमेंट वाया ब्लड, किससे?
ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं, लिवर में आ जाते हैं, लिवर में आके ये बाइल के अंदर चले जाते हैं, किसका पार्ट बन जाते हैं बेटा, बाइल के, ठीक है। तो ये पिगमेंट कहाँ से आए, आरबीसी ब्रेकडाउन से आए, किससे आए, आरबीसी ब्रेकडाउन से। अब बेटा इसके अलावा इसमें और क्या होता है, इसके अलावा इसमें होता है फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कोलेस्टेरॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, यस वही फैट वाला कोलेस्ट्रॉल, ओके। ये सब चीजें होती हैं। अब इस चीज का तो बाइल बना हुआ है, पर बाइल काम क्या करता है, आयंस भी होते हैं बेटा इसमें, ठीक है, आयंस भी होते हैं, भी लिख लेना। आयंस का काम होता है इसके फंक्शनिंग करवाना, ठीक है। अगर आपने देखा होगा इसमें किसी में भी मैंने एंजाइम का जिक्र नहीं किया, मैंने बोला इसमें कोई एंजाइम है, क्या मैंने बोला इसमें कोई एंजाइम है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं है। अगर इसमें एंजाइम नहीं है तो ये हम क्यों कहते हैं फैट का कुछ कुछ करने में हेल्प करता है, तो वो कुछ कुछ क्या है, वो डाइजेशन नहीं होता, कुछ कुछ वो होता है इमल्सिफिकेशन। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या है, मैम इतनी अंग्रेजी क्यों बोल रही हो आप, तो बाइल का बेटा काम क्या है, बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या होता है बेटा, डाइजेशन का एक सबसे बड़ा काम है कि एंजाइम बॉन्ड तोड़ता है। मान लो आपके पास स्टार्च है, स्टार्च में अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है दो ग्लूकोज के बीच में, तो वो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का उस बॉन्ड को तोड़ेगा, उसे आप डाइजेशन बोलोगे, ठीक है। ये बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं तोड़ता, ये बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ता है, उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इसका काम क्या है बेटा, अगर बहुत बड़ा फैट है, लार्ज फैट, उसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, इन्हें हम कहते हैं मिजेल। क्या कहते हैं, मिजेल, स्मॉल मिजेल बना देगा। अब ऐसा क्यों, अगर आप किसी की चीज को छोटा छोटा करते हो तो एंजाइम उस पे प्रॉपरली काम करेंगे, एंजाइम को ज्यादा जगह मिलेगी काम करने की। इमेजिन करो बेटा मेरे पास ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके तो सिर्फ बाहर बाहर ही एंजाइम लग पाएगा, अंदर कोर में तो नहीं जा पाएगा ना, है ना, अंदर वाली चीजें तो जुड़ी रह गई। अगर मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बिखेर दूं, तोड़ दूं, तो अब हर एक पार्ट के अराउंड एंजाइम लगेगा। तो कहते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाता है एंजाइम के काम के लिए। अगर हम एक बड़े ड्रॉपलेट को छोटे में तोड़ रहे हैं तो छोटा अच्छा रहता है एंजाइम एक्शन के लिए, क्योंकि एंजाइम को ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि कैसे ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है। और इसमें क्योंकि वो कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं तोड़ रहा, लिपिड को नहीं तोड़ रहा, सिर्फ बड़े फैट को छोटे में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसे हम डाइजेशन नहीं इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या होता है इमल्सिफिकेशन, बड़े फैट को, लार्ज फैट को छोटे में तोड़ना ताकि सरफेस एरिया बढ़े। फॉर व्हाट, एंजाइम एक्शन, सरफेस एरिया बढ़े एंजाइम एक्शन के लिए, ठीक है। अब दूसरा काम ये क्या करता है, जो एंजाइम इंटेस्टाइन के लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं उनको लाइपेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपेजेस। तो ये लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट लाइपेजेस। ये क्या करेगा, लाइपेजेस को एक्टिवेट करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि वो काम करेंगे तभी फैट क्या होगा बेटा, डाइजेस्ट होगा। ओके, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो ये बात जरूर याद करना कि डाइजेशन में बाइल का एज सच कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ फैट की इमल्सिफिकेशन करता है, बड़े फैट को छोटे में तोड़ता है, जिसको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिजेल कहते हैं। ओके बच्चा, सो ये आपका बाइल है। अब बाइल बना कहाँ, कहाँ बना बाइल, बाइल बनाया हिपैटोसाइट्स ने और यहां पर आ गया, यहां से इस डक्ट में आ गया, ठीक है। अब मान लो ये वाली बाइल डक्ट है आपकी, ओके। अब यहां से बाहर कैसे जाएगा, चलिए देखते हैं, लेट्स सी यहां से बाहर कैसे जाएगा। ये है बेटा आपका लिवर, ये क्या है, लिवर। लिवर के पीछे, पीछे तो देखो, है ना, पीछे तो देखो, लिवर के पीछे एक छोटा सा ग्रीन कलर का, एक छोटा सा ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। क्या नाम है, गॉल ब्लैडर। तो ये हुआ आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। आपका बाइल बनाता कौन है, लिवर। फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है और उसे कॉन्सेंट्रेट करता है, स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट द बाइल। तो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करेगा और कॉन्सेंट्रेट करेगा। ओके, अब
जो आपका बाइल है ना, बाइल बना हिपैटोसाइट में, कैनालिक्यूली से डक्ट में गया। अब यहाँ पर 2 लोब थे, तो 2 लोब की अलग अलग डक्ट होगी, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो लिवर से बाइल कैसे आता है? राइट लोब वाला राइट हिपैटिक डक्ट से आएगा, राइट वाला राइट हिपैटिक डक्ट से आएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आएगा बच्चों, लेफ्ट वाला लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आएगा। अब ये दोनों डक्ट मिलकर बनाएंगी कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अभी ये बाइल का कुछ नहीं कर रहे, बाइल का ट्रांसपोर्ट करा रहे हो लिवर से, बाइल का ट्रांसपोर्ट करा रहे हो लिवर से, तो हर डक्ट का नाम हिपैटिक होगा क्योंकि वो लिवर की डक्ट है। जिस डक्ट का नाम सिस्टिक हो वो हमेशा गॉल ब्लैडर से जुड़ी होती है। तो गॉल ब्लैडर के लिए जब भी हम टर्म यूज करते हैं तो यूजुअली सिस्टो वर्ड यूज करते हैं। तो ये डक्ट हुई बेटा सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट हुई? सिस्टिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ये हुई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या है? डक्टस कॉलीडोकस। दूसरा नाम क्या है इसका? डक्टस कॉलीडोकस। अब ये लिवर से बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है। अब ये बाहर कहाँ जाएगी? ये पैनक्रियास की तरफ जाएगी। मान लो ये आपका पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास है, इधर आपका बेटा ड्यूडेनम है, इधर ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम समझते हो? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। ये क्या है बेटा? ये है ड्यूडेनम। अब पैनक्रिया की एक डक्ट होती है, पैनक्रिया की एक डक्ट होती है डक्ट ऑफ विर्संग। कौन सी डक्ट है? डक्ट ऑफ विर्संग। ये मिलती है इस कॉमन डक्ट से, ये मिलती है इस कॉमन बाइल डक्ट से। ये लो दोनों मिल गई और मिलकर बनाएंगी बेटा ये एक हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो खुलेगी आपके ड्यूडेनम में। कहाँ खुलेगी? ड्यूडेनम में। तो ये क्या हुई? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लिवर, क्योंकि ऊपर लिवर से डक्ट आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, तो इसलिए हिपैटो वर्ड यूज किया। क्योंकि पैनक्रियास की भी मिल रही है तो पैनक्रियाटिक डक्ट यूज किया। और ये एक यहाँ पर खुलेगी ड्यूडेनम में वाया स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, कई बच्चे ओडाई बोल देते हैं, कई ओडी बोल देते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक स्फिंक्टर यहाँ पर भी है, एक स्फिंक्टर यहाँ पर भी है। इस स्फिंक्टर का भी नाम है, इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, चलो अब ये स्फिंक्टर में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कॉमन जो क्वेश्चन है नॉर्मल वो इस स्फिंक्टर का आता है ऑडी का। और क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर बनाती हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और वो ड्यूडेनम में खुलती है और स्फिंक्टर से खुलती है। स्फिंक्टर का नाम बताओ। तो ऑडी, ऑडी याद करो, ओडाई मत, ज्यादा अंग्रेजी मत मारो, ओडाई मत याद करो, ऑडी याद करो। ऑडी होती है गाड़ी, गाड़ी तुम्हें बाहर लेकर जाती है, घर के अंदर लेकर जाती है, घर से बाहर लेकर जाती है। ये अंदर वाला स्फिंक्टर हुआ, ये बाहर वाला स्फिंक्टर हुआ। तो बाहर वाला स्फिंक्टर क्या हुआ? ऑडी हुआ, है ना। तो चलो अभी ऑडी है, ये वाली ऑडी है, बड़ी वाली ऑडी बाद में ले लेना। तो ये स्फिंक्टर ऑफ बेटा जो ऑडी है ये बाहर की तरफ ड्यूडेनम की तरफ खुलेगा और यहीं से ही पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, यहीं से ही बाइल बाहर निकलेगा। तो चलो स्टोरी कैसे शुरू हुई? लिवर ने बाइल बनाया और कॉमन हिपैटिक डक्ट से यहाँ पर भी बाइल दे दिया और ये अपना बाइल सिस्टिक डक्ट से बाहर ले आता है कॉन्सेंट्रेटेड। तो कुछ नॉन कॉन्सेंट्रेटेड बाइल, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड बाइल कॉमन बाइल डक्ट से आपके पैनक्रियास की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे बाहर आता है और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई उसे कंट्रोल करता है और बाहर कहाँ आता है बेटा? ड्यूडेनम में आता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका लिवर, लिवर का पहला फंक्शन जो था बाइल बनाना। इसके अलावा लिवर और क्या करता है? चलिए देखिए इसके अलावा लिवर और क्या करता है। लेट्स कंटिन्यू। फंक्शन ऑफ लिवर, अगर आपको याद होगा ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है एनिमल्स का, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है दो ही जगह पर, एक होता है लिवर और एक होती हैं मसल्स, है ना। सो ये क्या करता है? इसका पहला काम है, पहला काम क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना।
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। और जब जरूरत पड़े, जब ब्लड शुगर लो हो, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवा देना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवा देना, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, जेनेसिस मतलब बनाना। ठीक है। अब कई बार कई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड, फैट, प्रोटीन्स, आप इससे भी ग्लूकोज बना सकते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हो? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी लिवर करता है। जब कोई टॉक्सिन आता है, उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उस टॉक्सिन को निहत्ता कर देना, उसकी टॉक्सिसिटी खत्म कर देना, उसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। वो भी आपका लिवर करता है। ब्लड प्रोटीन्स फॉर्मेशन भी आपका लिवर करता है, ब्लड प्रोटीन फॉर्मेशन भी करता है। ये एंजियोटेंसिनोजन बनाता है। याद है कहाँ किया था? रास सिस्टम में। रास सिस्टम में तो मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है। विटामिन ए फॉर्मेशन भी यहीं होती है, विटामिन ए फॉर्मेशन भी यहीं होती है, यूरिया की फॉर्मेशन भी यहीं होती है। और जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में थे तो ये एरिथ्रोपोइसिस भी करवाता था, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइसिस इन एम्ब्रियो। ठीक है, देखो कितने काम कर रहे हैं ना। तो और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, ये कुछ फंक्शन हमने आपको बताए हैं लिवर के, इसको जरूर याद करिएगा। ओके बेटा, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ योर लिवर। बाइल बनाना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, किसी और चीज़ों से ग्लूकोज बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बॉडी के बनाना। इनफैक्ट आयरन की स्टोरेज भी लिवर करता है। ठीक है, तो आयरन स्टोरेज भी करता है ये। All right, so वही मैं कह रही हूँ ना, these are some of the function. There are a lot of functions which are performed by your liver. चलिए, अब ये बात हुई लिवर की। अब आपको पता चल चुका है लिवर कितना इंपॉर्टेंट है, पता चल चुका है। अब आप कभी लिवर के साथ गड़बड़ी नहीं करोगे, है या नहीं? क्या करोगे? लिवर के साथ गड़बड़ी नहीं करोगे। क्या पता है मुझे कैसे करते हैं लोग? चलो, तो पैनक्रियाज की बात करते हैं बेटा। अब तीसरी ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाज। एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है बच्चों? ये एक हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन को और क्या कहते हैं? कंपोजिट ग्लैंड। क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट ग्लैंड। क्या मतलब है? इसके पास दोनों पार्ट है, इसके पास दोनों पार्ट है, एक एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट है। एक्सोक्राइन होता है विच हैव डक्ट्स, जिसके पास डक्ट्स है। इसका नाम क्या था? मैंने आपको बताया था केमिकल कंट्रोल में, एकाइनी। 99% यही पार्ट है, 99% एकाइनी है। क्या बनाता है? ये बनाता है इंजाइम्स। क्या बनाता है बेटा? इंजाइम बनाता है। एंडोक्राइन क्या बनाता है? इसका नाम था आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ विच? लैंगरहंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये अराउंड 1% है। ये क्या बनाता है? हॉर्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है? हॉर्मोन्स। तो चलिए इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं पैनक्रियास कैसा दिखता है। तो बेटा अगर आप पैनक्रियास को काटोगे ना, तो अंदर से थोड़ा ऐसा दिखेगा। इसमें जो ये फूल से इनको एकाइनस कहते हैं, सिंगुलर एकाइनस, प्लूरल एकाइनी। ये सिक्रीट करते हैं, ये जो फूल से बने ऑरेंज, 99% पार्ट है, सबसे ज्यादा यही होते हैं। ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम, दे सिक्रीट एंजाइम्स। क्या क्या एंजाइम्स हैं? ये पूरा एक जूस, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं बेसिकली। इस पूरे को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इस पैनक्रियाटिक जूस का पीएच होता है अराउंड 8.6, पीएच होता है अराउंड 8.6। इसमें होता क्या है? सबसे पहले वाटर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्यों होगा सोडियम बाइकार्बोनेट? भाई स्टमक से एसिडिक आ रहा है फूड, काइम आ रहा है, उसको अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करना है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइल, CHYLE आगे लिखेंगे। तो इसके अलावा इसके पास जाइमोजन होते हैं। जाइमोजन्स क्या होता है? जैसे कि हमने स्टमक में किया था, इनएक्टिव एंजाइम। इसके पास भी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। क्या है ये? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन,
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सारे जाइमोजन है। और एक्टिव फॉर्म में भी इंजाइम निकलते हैं बेटा। एक्टिव फॉर्म के जाइमोजन होते हैं इनएक्टिव, जो भी मैच्योर नहीं हुए। इनएक्टिव वाले कौन से हैं? जैसे एक लाइपेज होगा, एक एमाइलेज भी होगा। यस, एमाइलेज आपके सलाइवा से भी आता है, एमाइलेज यहाँ से भी आता है। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर न्यूक्लिएजेस भी निकलेंगे। देखो इंटेस्टाइन में हमने न्यूक्लियोटाइडेज किया था, यहाँ पे क्या निकलेगा? न्यूक्लिएजेस निकलेंगे। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है और न्यूक्लिएजेस डीएनए को तोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एंजाइम्स क्या क्या हैं? व्हाट आर एंजाइम्स? हमारे पास एंजाइम्स क्या है? सबसे पहले एमाइलेज, ये मैं आगे लिख रही हूँ बच्चा। एंजाइम्स की फॉर्म में क्या क्या है? पैनक्रियाटिक, हमारे पास है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जिसे हम एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलोप्सिन, राइट। फिर आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्या आता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। इसे हम क्या कहते हैं? यस, पैनक्रियाटिक लाइपेज को हम कहते हैं स्टिएप्सिन। देखो बच्चों, अब मैम तो लिख रही है नाम, लिख रही है ना, तो इसको याद भी करते हैं। देखो पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियास बड़ा स्पेशल है ना। जैसे पैनक्रियास के पास पी ऑलरेडी है, ये दूसरा पी लेगा, ये तो स्पेशल है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट लेगा। तो ये कभी भी अपना नाम टाइलिन नहीं लेगा, क्योंकि वो पी से शुरू होता है ना। तो ये क्या कहेगा कि मैं पैनक्रियास हूँ, मैं पी वाला नाम नहीं लूंगा, मेरा ऑलरेडी पीपी हो चुका है, तो मुझे ए वाला दो। तो ये क्या? एमाइलोप्सिन। तो एमाइलोप्सिन वर्ड जब भी आया तो तुम्हें इतना तो आइडिया हो जाएगा ये एमाइलेज है, बट ये किसका है? सलाइवरी वाले का है या इसका है? ये पैनक्रियास का है। ठीक है, वेरे सलाइवरी एमाइलेज का नाम क्या था? टाइलिन। उसको भी एक पी दे दी, पैनक्रियास के पास भी एक पी है, दोनों पी बजाएंगे अब। पैनक्रियाटिक लाइपेज का नाम क्या है? स्टिएप्सिन। क्या नाम है बेटा? इसका दूसरा नाम है स्टिएप्सिन। इसके अलावा न्यूक्लिएजेस निकलते हैं। न्यूक्लिएजेस वो होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए। तो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनए। वेरी सिंपल। तो न्यूक्लिएजेस देखो, जैसे जो भी एंजाइम का नाम होता है ना, वो उसके सबस्ट्रेट से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सुक्रोज है एक शुगर, उसका सुक्रेज था ना, तो सुक्रोज वाज अ सबस्ट्रेट। वैसे ही इसका सबस्ट्रेट क्या है? न्यूक्लिएजेस, मतलब न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, तो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनए। वेरी सिंपल है ना, है दम या नहीं? चलो, अब फिर आता है ये वाला पोर्शन, इन्हें हम कहते हैं आइलेट्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, 1% ओनली। ठीक है, इनमें अलग अलग तरीके के सेल है, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल, एक डेल्टा सेल। जो बेटा अल्फा सेल है जो यहाँ बना है, ये एक हार्मोन बनाएगा। इस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। कई बच्चे ग्लाइकोजन लिख देते हैं, ना जी ना, ये नहीं करनी, ये बर्बादी नहीं करनी है ना। बीटा सेल क्या बनाएगा? ये इंसुलिन बनाएगा। क्या बनाएगा? इंसुलिन। ठीक है, अब डेल्टा सेल क्या बनाएगा? सोमैटोस्टैटिन। क्या बनाएगा? सोमैटोस्टैटिन। ओके, अब अल्फा सेल क्या बना रहा है? ग्लूकागोन। अब ये दोनों है ना, जो ये इनकी होती रहती है लड़ाई, ये दोनों भाई बहन है घर पे। ठीक है, तभी ब्लू वाला मान लो भाई है, पिंक वाली बहन है, और ये है भाई उनकी मम्मी। अब ये मम्मी का काम क्या होता है? जब दोनों लड़ पड़ते एक चीज पे, दो मारते कंटा पे एकदम कान के नीचे, है ना, और दोनों को क्या कर देते हैं? शांत कर देते हैं, चुप करके बैठ जाओ तुम, बता रही हूँ मैं, किसको कुछ नहीं मिलने वाला होता ना। ऐसे वैसे ही डेल्टा सेल है, ये दोनों की चलती है लड़ाई। क्या लड़ाई चलती है इनकी? ये कहता है मैं ब्लड शुगर बढ़ाऊंगा, ये कहता है मैं ब्लड शुगर कम करूंगा। वो कहता है कैसे? वो कहता है तू कैसे करेगा, है ना। तो डेल्टा सेल क्या करता है? जब इनकी ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो डेल्टा सेल क्या निकालता है? सोमैटोस्टैटिन। मम्मी क्या निकालती है? मम्मी डेल्टा सेल है कंटाप निकालती है ना। तो फिर क्या करती है? इन दोनों को इनहिबिट कर देती है। कहते हैं तुम दोनों भी बैठे रहो और तुम्हारी गेम भी मैं तोड़ दूंगी, जिसकी वजह से तुम चल रहे हो, है ना, लड़ाई कर रहे हो। तो सोमैटोस्टैटिन का काम है, ये इनहिबिट करता है अल्फा एंड बीटा सेल को, और इनहिबिट करता है पूरे गट को। अल्फा और बीटा भाई बहन थे, और गट क्या है? दोनों की गेम। तो उसको भी क्या कर दिया? वो मेरे को पकड़ाओ, कोई नहीं खेलेगा, राइट। तो इसका काम क्या है? इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर, और ये क्या करता है? इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर। कैसे ब्लड शुगर डिक्रीज करता है बेटा? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ये उल्टा करता है,
ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। बाकी इसका हमने डिटेल कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो या गजनी हो, ये हम कैसे बताएं, हम तो पढ़ा रहे हैं, है ना। तुम अगर गजनी हो तो तुम्हें ये नहीं याद होगा, अगर गजनी नहीं हो तो तुम्हें याद होगा, केमिकल कंट्रोल में पढ़ा था ये, राइट। चलो बेटा, ये था आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास के एंजाइम। अब ये कैसे काम करते हैं वारदात पे आते हैं हम, है ना। चलो, सबसे पहले क्या खाया, रोटी। मान लो तुमने रोटी खाई शाही पनीर के साथ, आहा क्या बात है ना। और रोटी जो खाई उसके ऊपर मक्खन लगाया, एकदम मक्खन घी लगा के चौपड़ के बनाई तुमने। तो सबसे पहले चलो रोटी डाइजेस्ट करते हैं। रोटी है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले खाना गया माउथ में, तो माउथ में बेटा सलाइवरी ग्लैंड है। ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या आएगा, सलाइवरी ग्लैंड में होगा सलाइवा। पीएच है 6.8, पीएच क्या है 6.8, स्लाइटली एसिडिक। अब ये सलाइवा क्या करेगा, ये कराएगा डाइजेशन। सो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बेटा शुरू हुई आपके माउथ में। तो यहाँ पर हमने खाया था स्टार्च, और स्टार्च पे सलाइवरी एमाइलेज लगेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज। पीएच 6.8, ठीक है। चलो, अब यहां पर कितना परसेंट डाइजेशन हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, यहां पर मैक्सिमम 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। कितना, मैक्सिमम 30% स्टार्च डाइजेस्ट है। अगर आप नॉर्मल चबाते हो तो आप 5% डाइजेस्ट कर लोगे। अगर आप प्रॉपर चबाओगे, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं 32 बार चबाना चाहिए, होता है ना, डाइजेशन अच्छी होती है। तो अगर आप मैक्सिमम चूइंग करते हो, मैक्सिमम खाना चबाते हो, तो मैक्सिमम अराउंड 30% स्टार्च यही डाइजेस्ट हो जाता है। अब खाना जाएगा नीचे, सिंस हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, खाना जाएगा इसोफेगस, स्टमक। यहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होगी, कोई भी डाइजेशन नहीं होगी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। क्यों, क्योंकि यहां पर एंजाइम नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, आप बोलोगे ओरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ, ठीक है। दूसरा, क्या इसोफेगस और स्टमक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, आप बोलोगे नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा, कितना परसेंट मैक्सिमम स्टार्च का डाइजेशन होता है ओरल कैविटी, बकल कैविटी में, आप बोलोगे 30%। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम बकल कैविटी में स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, आप बोलोगे सलाइवरी एमाइलेज। और प्रोडक्ट क्या बनता है, अगला क्वेश्चन, माल्टोज बनता है, ठीक है। अब चलो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। यहां पर आपका पैनक्रियास था, क्या था बच्चे, पैनक्रियास। यहाँ पर क्या था, पैनक्रियास, ओके। अभी जो पैनक्रियास है ये अपना सारा सिक्रीशन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में फेंकता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है। ये आपकी ड्यूडेनम है, ओके। ये सारी ड्यूडेनम है, दिस इज ड्यूडेनम। अब पैनक्रियास में क्या है, पैनक्रियास में भी तो एमाइलेज है। 30% तो स्टार्च तुमने डाइजेस्ट कर दिया माउथ में, अब 70% का क्या करोगे, 70% का डाइजेशन होगा बेटा ड्यूडेनम में। कहाँ होगा, ड्यूडेनम में। तो बाकी का स्टार्च कौन डाइजेस्ट करेगा, बाकी का स्टार्च भी माल्टोज ही बनाएगा, पर कौन करेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कौन करेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। तो क्या बना दिया अपने, माल्टोज। अब हम नीचे जाते हैं और, ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, पर ड्यूडेनम में भी और बाकी जगह पर भी। मैं दोनों की चीज ले रही हूं। अब बाकी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, बट मैक्सिमम ड्यूडेनम में। अब बाकी क्या जो हमने बनाया है, क्या बनाया है, माल्टोस। हमने और क्या खाया, सुक्रोज। मान लो तुमने दूध पिया, दूध में डाली चीनी, चीनी सुक्रोज है। अब दूध में कौन सी शुगर है बेटा, लैक्टोज। ये भी तो डाइजेस्ट करने हैं या नहीं। अब इनको डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन अपने एंजाइम देगा, क्योंकि ड्यूडेनम के पास अपनी ग्लैंड्स हैं। अगर याद होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना, ड्यूडेनम, जीजनम, मीलियम, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपनी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। और वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बेटा एंजाइम बनाती है। क्या क्या एंजाइम्स हैं वो, माल्टोस को डाइजेस्ट करेगा माल्टेस, सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा सुक्रेस, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा लैक्टेस। अब बनेगा क्या, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, इधर बनेगा ग्लूकोज, इधर बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जैसे हमने बायोमोलिक्यूल में किया था, और लैक्टोज में बनेगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो हमने क्या किया, हमारा डाइजेशन का मकसद क्या था, डाइजेशन का मकसद होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में कन्वर्ट करना, या मॉलिक्यूल जो आपके पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करना। यही आपका मकसद था, क्योंकि अगर छोटे होंगे
तभी तो ब्लड में क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बेटा हमने कार्बोहाइड्रेट का ये डाइजेशन किया। तो कार्बोहाइड्रेट का मेजर डाइजेशन माउथ में और सबसे मेजॉरिटी आपका यहीं पर होता है, और उसमें भी ड्यूडेनम में मैक्सिमम होता है। हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो फूड की डाइजेशन है वो ड्यूडेनम में ही हो जाती है। मैक्सिमम फूड की जो डाइजेशन है वो ड्यूडेनम में ही हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियास रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। पैनक्रियास के भी तो कितने एंजाइम निकले थे ना, इसीलिए। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन खाते हैं। अब तुमने पनीर खाया है भाई, खाया है ना, मान लो साथ में दाल भी खाई है, दाल में भी प्रोटीन होंगे या नहीं। तो माउथ में, ईसोफेगस में प्रोटीन की कोई डाइजेशन नहीं होगी, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है बेटा स्टमक में। कहाँ शुरू होती है? स्टमक में, ठीक है। कहाँ शुरू हुई? स्टमक में। स्टमक में बेटा क्या एंजाइम है आपके पास? दो थे जो HCl ने एक्टिवेट कर दिए थे। HCl ने एक्टिवेट करे थे, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में किया था और प्रोरेनिन को रेनिन में किया था ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पनीर जो खाया, क्योंकि शाही पनीर था, शाही पनीर में तो पनीर होगा ना, उसमें नहीं होगा तो किस में होगा? पनीर का एक प्रोटीन होता है केसीन, मिल्क प्रोटीन होता है नहीं। तो मान लो या तुमने दूध भी पिया यार, दूध में भी प्रोटीन होता है, केसीन होता है ना। तो सबसे पहले हम केसीन को डाइजेस्ट करेंगे। केसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन। अगर मैं एक इन्फेंट की बात करूं, तुम मान लो इन्फेंट हो अभी, फॉर इंस्टेंस तुमने बचपन में खाया था। रेनिन हमारे पास तो है नहीं भाई, है ना, हमारे पास तो नहीं है। तो इन्फेंट में जो केसीन, जो वो दूध पीता है, दूध का जो प्रोटीन है, तो उसका एक एंजाइम रेनिन, कौन सा एंजाइम? रेनिन, इस केसीन को कन्वर्ट कर देता है पैराकेसीन में। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? पैराकेसीन में। अब इस पैराकेसीन के साथ लगता है कैल्शियम और ये बन जाता है पैराकेसिनेट। क्या बन जाता है? पैराकेसिनेट, ठीक है। अब इस पैराकेसिनेट पे कौन लगेगा? पेप्सिन लगेगा, और ये छोटे छोटे प्रोटीन में टूट जाएगा, जिन्हें प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स कहते हैं। तो व्हाट आर प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स? दीज आर स्मॉल प्रोटीन्स। व्हाट आर दीज? ये छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, ओके। ऑल्सो हो सकता है आपने और भी कोई प्रोटीन खाया हो, जैसे दाल खाई ना, तो उस दाल वाले प्रोटीन को भी पेप्सिन इसी में ही कन्वर्ट करेगा। किसमें? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। किसमें बेटा? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। ऑलराइट, सिंपल। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन के आया? जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रोडक्ट बन रहा था बेटा? माल्टोज बन रहा था ना, माल्टोज बन रहा था, इंटेस्टाइन के पास ये पहुंचा था। अब यहाँ पे स्टमक में क्या बन चुका है? स्टमक में प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स बन चुके हैं। अब ये जाएंगे नीचे पैनक्रियास के पास। अब पैनक्रियास देखेगा इसका क्या करना है ना। अब पैनक्रियास में से क्या निकलता है? पैनक्रियास में से निकलते हैं जाइमोजन। क्या निकलते हैं? जाइमोजन, इनएक्टिव एंजाइम। 3 थे बेटा, एक ट्रिप्सिनोजन, एक काइमोट्रिप्सिनोजन, एक प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये 3 निकले थे, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या है? पैनक्रियास है। पैनक्रियास से प्रोटीन डाइजेस्टिंग 3 एंजाइम निकलते हैं जो जाइमोजन है। क्या है? जाइमोजन। अब इनका क्या होता है? जो आपका ट्रिप्सिनोजन है, ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। एक्टिवेट करना है इसको। जैसे पेप्सिन को एक्टिवेट किया था HCl ने, इनको कौन एक्टिवेट करेगा? एंटेरोकाइनेज। ये क्या था? पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको इंटेस्टाइनल एंजाइम बताए थे, तो उसमें मैंने आपको एक एंटेरोकाइनेज भी बताया था। तब मैंने कहा था ये एक्टिवेटर है, डाइजेशन नहीं करता, ये एक्टिवेट करेगा। तो ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये ट्रिप्सिन आगे जो बाकी के एंजाइम्स हैं, कौन से? काइमोट्रिप्सिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देगा बेटा, उनको काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। इसको एक्टिवेट कर दिया। अब जो बाकी का है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उसको भी ट्रिप्सिन क्या कर देगा? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में एक्टिवेट कर देगा। तो एक बार जब हो गया ना, एक बार जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, इसने सबको कर देना एक्टिवेट। इसने कहना है आ गया हूं मैं,
अब बस मैं कर दूंगा सबको एक्टिवेट, टेंशन ना लो। ओके, अभी हो गए बेटा इंटेस्टाइन में एक्टिवेट, अभी हो गए एक्टिवेट। अभी अपना जलवा दिखाएंगे। अब इनका जलवा क्या है, ये क्या करेंगे, जो यहाँ पर स्मॉल प्रोटीन्स बने हैं, कौन से, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, ये क्या करेंगे, कौन, ये सब मिलकर, कौन कौन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, और कौन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड। अब ये तो एक्टिवेट हो गया ना, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस लिखते हैं ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। ये मिलके क्या करेंगे बच्चों, ये मिलकर डाइपेप्टाइड बना देंगे। अब डाइपेप्टाइड क्या होता है, अरे मैम क्या क्या बता रही हैं, देखो अगर जिसने बायोमोलिक्यूल पढ़ा ना उसके लिए डाइजेशन एक कह लो कि छोटी उंगली का खेल है। क्यों, क्योंकि बेटा आपको अगर पता है कि मोनोमर से पॉलीमर कैसे बने थे, तो रिवर्स गेयर तो मार ही सकते हो या नहीं मार सकते, बोलो, मार सकते हो ना। अगर आगे जाना आता है पीछे जाना भी तो आएगा ही ना अपने आप, रास्ता तो वही है। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जिनमें 2 अमीनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, जिनमें 2 अमीनो एसिड होते हैं। अब यहाँ पे जैसे इंटेस्टाइन के एंजाइम्स आएंगे, डाइपेप्टाइडेस। अब डाइपेप्टाइडेस क्या करेगा, इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यही था ना मोनोमर प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, दे आर दी हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो इस तरह से देखो बेटा, प्रोटीन दाल का खाया था, स्टमक ने उसको प्रोटियोजेस पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया। इंटेस्टाइन के सभी एंजाइम ने मिलके, पहले पैनक्रियाज वालों ने मिलके उसे छोटे में कन्वर्ट किया, उसे और छोटे में इंटेस्टाइन के डाइपेप्टाइडेस ने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से सारे मिलकर एक दूसरे को पास कर करके एंजाइम दे देकर आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा देते हैं। सिंपल ना। चलो अब फिर अगली डाइजेशन करते हैं। अब क्या खाया, फैट, घी लगाया था ना रोटी के ऊपर, लगाया था या नहीं, लगाया था यार, मान लो यार आज शाही खाना चल रहा है तो थोड़ा सा एंजॉय करो, पार्टी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फैट है बेटा, फैट का डाइजेशन क्या होता है, देखो फैट का माउथ में, स्टमक में ना के बराबर होता है, थोड़ा सा होता है पर वो आपके लेवल का नहीं है। तो मान के चलेंगे इन तीनों में नो डाइजेशन, इन तीनों में नो डाइजेशन फैट का, फाइन। अब यहां पर बेटा आपका हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होगी, यहां से सबसे पहले बेटा क्या आएगा, बाइल आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, बाइल निकलेगा। तो बाइल सबसे पहले इमल्सिफिकेशन करता है। सो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फैट है, ये अब छोटे फैट में टूट गया, जिसे हम कह रहे हैं इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, ये किसने किया, ये श्री श्री बाइल ने किया। अब ये जो बाइल है, अब ये जो बाइल है, साथ ही इनका एक और काम था, ये लाइपेज को भी बोल देंगे, चल भाई आगे हूं मैं, काम करते हैं। अभी इमल्सिफाइड फैट की डाइजेशन होगी। अब सबसे पहले लाइपेज हमने पढ़ा था पैनक्रियास में, किया था, पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा। देखो जो फैट आप खाते हो, आपने जो घी खाया बच्चों, आपने जो घी खाया वो किस फॉर्म में था, उसके साथ लगा था ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ थे 3 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के साथ क्या थे, 3 फैटी एसिड। यही है, आपने इसको तोड़ना है, आपने इसको तोड़ना है। याद है आपका ट्राइग्लिसराइड किस फॉर्म में होता है, एक ग्लिसरॉल जिसके साथ 3 फैटी एसिड लगे होते हैं एस्टर बॉन्ड के साथ। तो हर एक डाइजेशन में तुम्हारा एक एक एस्टर बॉन्ड टूटेगा। मान लो तुम्हारा पहला ये एस्टर बॉन्ड टूट गया, जब ये एस्टर बॉन्ड टूटेगा तो ये फैटी एसिड फ्री हो जाएगा, ऊपर जो मॉलिक्यूल बनेगा ये क्या होगा, अब डाइग्लिसराइड, क्या होगा, डाइग्लिसराइड। जब एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड लगे होते हैं उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे जो फैट होता है बेटा वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में है, ट्राइग्लिसराइड। आप उसको तोड़ रहे हो, जब आप तोड़ोगे तो आपके पास क्या बना, एक डाइग्लिसराइड और एक फैटी एसिड रिलीज हो गया। अब आप हटे नहीं, आपने डाइग्लिसराइड को भी तोड़ा, अब दोबारा से पैनक्रियाटिक लाइपेज आएगा। अब अगर मैं ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दूं तो अब मेरे पास क्या बचेगा, पीछे क्या बचा, मोनोग्लिसराइड। तो यहां पे मेरे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पे मोनोग्लिसराइड, ठीक है, साथ में एक और फैटी एसिड। ओके, अब मैं फिर नहीं हटी, अब मैंने इंटेस्टाइन का लाइपेज यूज किया। तो जो इंटेस्टाइनल लाइपेज है, जो सक्कस इंटेरिकस का था, जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून से आया था, उसका सबस्ट्रेट मोनोग्लिसराइड होता है, उसका सबस्ट्रेट मोनोग्लिसराइड होता है। वो डाई पे या ट्राई पे काम नहीं कर पाता, वो किस पे काम करता है, मोनो पे करता है। ठीक है, तो अब ये बेटा ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना दिए, मोनोमर बना दिए। यही करना था आपको,
कर दिया ना। तो ट्राइग्लिसराइड एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड होते हैं, डाइजेशन में आप एक एक एस्टर बॉन्ड बस तोड़ते जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपने फैट भी डाइजेस्ट कर दिया। चलो अब घी भी खत्म हो गया, अब क्या बचा? अब तुमने टमाटर तो डाला होगा ना यार, शाही पनीर में डाला था या नहीं? टमाटर प्लांट है, प्लांट सेल तो खाते हो, खाते हो। अब प्लांट सेल खा रहे हो तो उसका न्यूक्लियस भी तो खा रहे हो, उसका डीएनए भी खा रहे हो या नहीं? कभी सोचा था ऐसी बात? सोची या नहीं? अभी तक तुम सोच रहे थे यार मैम न्यूक्लियस की क्या जरूरत है, व्हाई आर वी डाइजेस्टिंग डीएनए। तो बच्चों बेटा लोग यहाँ पर तुमने प्लांट सेल भी खाया है, उसका न्यूक्लिक एसिड खाया है तुमने, तो उसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा ना। मान लो तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम चिकन विकन खा रहे हो, उसका मसल खा रहे हो ना, तो मसल सेल नहीं है क्या? वो है ना उसके अंदर सेल। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे सीधा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर इसकी कोई डाइजेशन नहीं होती, कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों क्या हुआ? सबसे पहले हमने डीएनए खाया, तो चलो डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं। डीएनए को कौन डाइजेस्ट करेगा? डीएनएज करेगा। कौन करेगा? डीएनएज करेगा। और आपको भी पता है डीएनए और आरएनए दोनों किसके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ही बनेगा जब आप आरएनए को भी डाइजेस्ट करोगे। किसको करोगे? आरएनए को, बट उसका न्यूक्लियस अलग होगा, आरएनएज होगा। क्या होगा? आरएनएज होगा, होगा ना। अब इस न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। और न्यूक्लियोटाइड बच्चों किसका बना है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, यही बताया था। अब न्यूक्लियोसाइड किस में टूटेगा? नाइट्रोजनस बेस और शुगर में। अब शुगर डिपेंड करेगा, अगर मान लो यहाँ पे हमने आरएनए का न्यूक्लियोटाइड लिया है तो शुगर पे डिपेंड करेगा वो कौन सी होगी, वो राइबोस शुगर होगी। अगर मैं डीएनए वाला तोड़ रही हूँ तो वो शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस होगी। तो यहाँ एंजाइम क्या लगा बेटा? न्यूक्लियोसाइडेज। सिंपल। तो ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट है, अगर ये एंजाइम है तो ये सबस्ट्रेट है, अगर ये सबस्ट्रेट है तो ये एंजाइम है। सिंपल है ये तो यार, है या नहीं? अगर मैं पूछ रही हूँ डीएनए को कौन डाइजेस्ट करेगा, तुम्हें सोचना ही नहीं डीएनए। लैक्टोज को कौन करेगा? सोचना ही नहीं लैक्टेज। तो कुछ कुछ चीजें एकदम सिंपल भी होती हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं करना होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब ये तो बेटा आपने न्यूक्लिक एसिड भी डाइजेस्ट कर दिए। अब तुमने सारे मोनोमर बना दिए। तुमने क्या क्या मोनोमर बनाया? तुमने ग्लूकोज बना दिया, तुमने प्रोटीन में अमाइनो एसिड बना दिए, तुमने फैट में ग्लिसरॉल फैटी एसिड बना दिया, और तुमने और क्या किया? तुमने न्यूक्लियोटाइड के शुगर नाइट्रोजनस बेस बना दिए। अब एब्जॉर्प्शन देखते हैं कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है। पहले माउथ में और ईसोफेगस में तो नील है, एकदम ना के बराबर, खत्म। स्टमक में पानी अब्जॉर्ब होता है, शुगर अब्जॉर्ब होती है, सिंपल सॉल्ट अब्जॉर्ब होते हैं जो नमक आप खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अल्कोहल भी होती है और ड्रग्स भी होते हैं, जैसे एस्प्रिन डिस्प्रिन, कहते हैं ना दर्द से राहत तुरंत। कितने सेकंड में? कितना सेकंड था पता नहीं, बता देना मुझे कमेंट्स में। तो क्यों होती है? क्योंकि वो स्टमक में हो जाता है। अगर वो इंटेस्टाइन में होता है ना अब्जॉर्ब, टाइम बहुत लगता है सिर दर्द ठीक होने में, है ना। तो ये सारी चीजें स्टमक में हो जाती है। इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट अब्जॉर्ब्ड। इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आयरन कैल्शियम जैसे ड्यूडेनम में हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सारे न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं जेजिनम में। अगर आपको याद हो मैंने बताया था जो जेजिनम होता है वो लाल लाल होता है, बहुत बहुत रेड कलर का होता है, वैस्कुलर ब्लड ही बहुत है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स वहीं निकल लेते हैं। अगर मैं बात करूं इलियम की, इलियम में विटामिन B12, इलियम में विटामिन B12, बाइल सॉल्ट्स जाते हैं। क्या जाते हैं? बाइल सॉल्ट्स, ये सारा इलियम में। अब आप बोलोगे मैम बाइल सॉल्ट भी? यस, तो बाइल सॉल्ट हम वेस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, इलियम अब्जॉर्ब कर देता है ब्लड में, ब्लड से वापस लिवर में चले जाते हैं, तो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। लिवर से आया था ना बाइल, बाइल कहाँ से आया था? लिवर से आया था। तो लिवर से इंटेस्टाइन में आए, इंटेस्टाइन से इलियम में, ब्लड से वापस लिवर में चले जाएंगे। राइट, तो ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं बेटा, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन थी, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये लो। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, ड्रग्स, मिनरल्स, ये अब्जॉर्ब होता है। फूड का कोई भी अब्जॉर्प्शन यहाँ पे, ना डाइजेशन ना अब्जॉर्प्शन, कुछ नहीं होता।
डाइजेशन मेजरली आपके ड्यूडेनम में ही खत्म हो जाती है, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन, मेजॉरिटी डाइजेशन आपके ड्यूडेनम में खत्म हो जाती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है इन चीजों की। ओके ओके ओके, चलो अब एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, डिफरेंट वेज है। देखो सबसे पहले एक वे है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एकदम कुछ नहीं चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चीज जा रही है। ये एंटेरोसाइट है, ये क्या है बेटा, एंटेरोसाइट। एंटेरो मतलब गट, एंटेरो मतलब गट, गट क्या होता है, यही एलिमेंट्री कैनाल, उसके जो सेल्स हैं उन्हें एंटेरोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब इधर है तुम्हारी ब्लड, अरे हाँ, इधर है तुम्हारी ब्लड वेसल। अब जो भी चीज इधर ल्यूमन है, जो भी चीज ल्यूमन से ब्लड में जाएगा उसे तो अब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं उस प्रोसेस को। अब आपका ग्लूकोस कुछ अमाउंट, आपका ग्लिसरॉल, आपका फैटी एसिड, ये सिंपल डिफ्यूजन से अंदर एंटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से। तो ग्लूकोज के अलग अलग तरीके हैं बेटा एब्जॉर्प्शन के। पहला तरीका है वो सिंपली डिफ्यूज कर सकता है जब आपके पास हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन है, दैट मीन्स आप अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हो, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से जा सकता है आराम से, बिल्कुल फाइन। अब दूसरा तरीका चीजों के जाने का क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड भी पैसिव है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, फैसिलिटेटेड भी पैसिव है, फैसिलिटेटेड पैसिव है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। तो लगता क्या है फिर ये सिंपल डिफ्यूजन से डिफरेंट कैसे है, इसमें कैरियर प्रोटीन लगता है। क्या लगता है बच्चों, कैरियर प्रोटीन। अगर ये एक सेल है एंटेरोसाइट, ठीक है, ये इसका एक कैरियर प्रोटीन है, ये क्या है बच्चों, कैरियर प्रोटीन, ये है कैरियर प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का होना जरूरी है तभी चीजें पास कर सकती हैं। तो वो चीजें क्या हैं, एक आपका ग्लूकोस, एक आपका फ्रक्टोस, ये दोनों फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, फैसिलिटेटेड। जैसे आपने बायोमोलिक्यूल में ग्लूट पढ़ा था ना, ग्लूट, GLUT। तो ये जो ग्लूट है ये आपको इंटेस्टाइन में भी मिलता है, लिवर में भी मिलता है, तो इसका काम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। अब आते हैं, ये तो थे जब आप एनर्जी नहीं लगा रहे, पैसिवली जा रहे हो, ओके, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन है। पर अगर मान लो इतना ग्लूकोज चला गया, क्योंकि आप खाते जा रहे हो ग्लूकोज बढ़ गया उधर, तो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो टू हाई। इमेजिन करो तुम्हारा ये एंटेरोसाइट है, इतना ग्लूकोज चला गया सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड से कि आपके ब्लड वेसल में बेटा बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया। अब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, अब तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ATP यूज़ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ग्लूकोज और अमीनो एसिड जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लो टू हाई हो जाता है, तो ये एक ATP यूज करके और एक आयन यूज करके, कौन सा, सोडियम आयन, अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल एंड द कंडीशन। अगर लो हाई हो गया तो एक्टिव करना पड़ेगा, अगर हाई टू लो है तो फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन से भी चीजें आराम से जा सकती हैं। समझ में आई बात। अब ये तो था नॉर्मल, ये आगे भी चले जाएंगे ब्लड में। अब जो है आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इसकी स्टोरी है थोड़ी डिफरेंट, इनका थोड़ा मामला है अलग, क्या मामला है अभी देखते हैं। अगर मेरे पास ये एंटेरोसाइट है, ये क्या है बच्चे, सेल ऑफ इंटेस्टाइन, व्हाट डू यू कॉल देम एज, एंटेरोसाइट। ओके, बात क्यों की कर रहे हैं फैट की एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं, लैक्टील में होती है। कहाँ होती है, लैक्टील, एक लिम्फ वेसल है, ये मैंने आपको विलाई में भी बताया था। अब यहाँ पर है ल्यूमन है खाली जगह। यहाँ पर बेटा आपने दो चीजें बनाई थी डाइजेशन करके, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड, यही बनाया था। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यहाँ तो जुदा जुदा है, एक्टिंग कर रहे हैं, हमारी लड़ाई हो गई। पर जैसे ये सेल के अंदर गए, अब ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड। क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड, दोबारा इकट्ठे हो गए। इनके साथ क्या लगा,
इनके साथ लगे प्रोटीन्स। कौन लगे? प्रोटीन्स। और क्या लगा इनके साथ? इनके साथ लगा फॉस्फोलिपिड। क्या लगा? फॉस्फोलिपिड। यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के छोटे छोटे मिजेल थे। मिजेल समझते हो? वही जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो ये मिजेल जब अंदर गए, ट्राइग्लिसराइड बने, प्रोटीन से जुड़े और एक स्ट्रक्चर बन गए विच इज अ लाइपोप्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन लग गया है अब, काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन फिर आगे एक्सोसाइटोसिस करेगा। क्या करेगा? एक्सोसाइटोसिस। और ये चला जाएगा लैक्टील में। तो यहाँ पर याद रखना ये जुदा है, यहाँ जाके मिलेंगे, साथ में लोगों को एसोसिएट करेंगे और एक नया बिल्डिंग बनाएंगे, एक नई एसोसिएशन बनाएंगे जिसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन फिर एक्सोसाइटोसिस से बाहर जाएगा और लैक्टील में जाएगा। लैक्टील एक लिम्फ वेसल है। तो जो बड़े बड़े आपके बेटा फैट होते हैं वो कभी भी ब्लड में नहीं जाते, क्योंकि अगर ब्लड में गए तो ब्लड में वो क्या हो जाएगा उनका, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे और हो जाएगा मामला खराब, बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए उनको कहाँ भेजते हैं? पहले लिम्फ वेसल में, फिर देखते हैं उनका क्या करना है। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आता है मिजेल की फॉर्मेशन कहाँ होती है? लैक्टील एंटेरोसाइट ल्यूमन, आप बोलोगे ल्यूमन। काइलोमाइक्रोन की कहाँ होती है? आप बोलोगे एंटेरोसाइट। लैक्टील में जाता है फैट या ब्लड में? आप जो बोलोगे लैक्टील में। या एक्सोसाइटोसिस काइलोमाइक्रोन की कहाँ होती है? ल्यूमन में या लैक्टील में? तो आप बोलोगे लैक्टील के अंदर जाते हैं। ठीक है, चलो ये हुआ बेटा आपका एब्जॉर्प्शन। अब आपने सारा एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड में घुसा दी सारी चीज या फिर लैक्टील में, लिम्फ वेसल में। अब आगे क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट विल हैपन? दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बच्चों कैसे होती है? आपने एक तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर पहुंचाया, एक फैट पहुंचाया, एक प्रोटीन पहुंचाया। जो हम मेजर की बात करें, हम छोटी मोटी किसी चीज की बात नहीं कर रहे, मेजर की। जो भी ग्लूकोज आप खाते हो, एक तो आप उसको बर्न करते हो एज अ फ्यूल और बना लेते हो एनर्जी। क्या बना लेते हो? एनर्जी बना लेते हो। दूसरा जो ग्लूकोज है उसको स्टोर भी कर लेते हो। क्या कर लेते हो बेटा? स्टोर भी कर लेते हो, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हो ना। ये दो मेजर काम होते हैं आपकी बॉडी में ग्लूकोज के। अब फैट को भी हम स्टोर करते हैं, फैट से एनर्जी भी लेते हैं और फैट से हम ग्लूकोज भी बनाते हैं। फैट से ग्लूकोज भूल गए? ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोटीन को हम बेटा एज अ स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल भी यूज करते हैं। जैसे आपने प्रोटीन से प्रोटीन को कहाँ पर लगा दिया? आपने अमीनो एसिड लिया था ना, ये फैट अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना लिया, उसको सेल मेम्ब्रेन में लगा दिया, उससे इंसुलिन बना लिया। तो एज अ स्ट्रक्चर प्रोटीन यूज कर सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं हम? इसको ग्लूकोज भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज। तो ये तीन जो चीज़ आपने मेजर खाई हैं उनका फेट ये है, उसे हम कहते हैं सिमुलेशन। जब वो सेल का पार्ट बन गया, अब वो आपके लिए क्या करेगा? तो ये हुआ बेटा आपका एसिमिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब आपने सिमुलेट भी कर दिया, अब फूड को निकालना है बॉडी से बाहर। कौन से फूड को? अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो किस फॉर्म में आ गया? फीसेस बन गया। क्या बन गया? फीसेस बन गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इजेशन का वो कैसे होता है? वो एक रिफ्लेक्स है बेटा। वो क्या है? एक रिफ्लेक्स, जिसे हम कहते हैं इजेशन रिफ्लेक्स। इजेशन रिफ्लेक्स ये कैसे चलता है अभी देखते हैं। ये कैसे चलता है अभी देखते हैं। तो लेट्स सी ये रिफ्लेक्स कैसे चलता है, राइट? तो सबसे पहले बेटा क्या होगा? सबसे पहले देयर इज अर्ज ऑफ डेफिकेशन। ऐसे था ना, ऐसे था हमारा रेक्टम, ये एनस थी। ठीक है, तो ये रेक्टम है, ये क्या है? रेक्टम। अर्ज का मतलब क्या होता है हिंदी में? लगी है, आ रही है। ठीक है, आ रही है। तो सबसे पहले जब यहाँ पर बेटा फीसेस इकट्ठे हो जाएंगे, भर जाएंगे बहुत सारे, तो रेक्टम की जो वॉल्स हैं, क्या है? रेक्टम की जो वॉल है ये स्ट्रेच होगी, रेक्टम की वॉल स्ट्रेच होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पर फीसेस भरे, रेक्टम की वॉल स्ट्रेच हुई। अब यहाँ पर लगे होंगे रिसेप्टर्स के साथ न्यूरॉन्स, और ये जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करवाएगा? 2-3 काम करवाएगा।
ऊपर जो डायफ्राम होगा उसको नीचे रखेगा। जब वो नीचे होगा डायफ्राम, तो नीचे सारा जो आपका विजरा है, विजरा किसे कहते हैं, ये सारे विजरल ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे ही ये मान लो ये विजरा है, इधर आपका ये सारे विजरल ऑर्गन्स है, ये डायफ्राम है। तो जैसे ही सीएनएस का इंफॉर्मेशन आया तो डायफ्राम नीचे होगा, जिससे नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तभी कहते हैं ना प्रेशर लग रहा है, कहते हैं ना। तो सबसे पहला काम, जैसे ही सीएनएस को इंफॉर्मेशन गया कि रेक्टम भर चुका है, तो सीएनएस एक तो डायफ्राम को नीचे करेगा जिससे प्रेशर बढ़ेगा, और दूसरा साथ ही साथ ये और न्यूरॉन्स को भेजेगा। न्यूरॉन्स पेरिस्टालिसिस करवाएंगे रेक्टम की, पेरिस्टालिसिस होगी तो ये सारे नीचे आएंगे। फिर आगे आते हैं स्फिंक्टर्स। एक स्फिंक्टर बेटा आपके हाथ में होता है वोलेंट्री वाला, और एक आपके हाथ में नहीं होता इनवोलेंट्री वाला। तो इनवोलेंट्री स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगे, और ये वाला स्फिंक्टर आप अपनी मर्जी से रिलैक्स करेंगे, और फिर फीसेस सारी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहली चीज क्या हुई, आपका रेक्टम फिल हुआ। रेक्टम फिल हुआ किससे, फीसिस से, ठीक है। जैसे ही रेक्टम फिल हुआ फीसिस से, तो वॉल स्ट्रेच हुआ, किसका, रेक्टम का। जैसे ही वॉल स्ट्रेच हुआ तो सीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन गई, स्टिमुलस सेंड टू सीएनएस हुआ। अब सीएनएस की तरफ जब स्टिमुलस गया तो अब क्या होगा, डायफ्राम नीचे होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्स है ना, ये रिफ्लेक्स गया बच्चा, रिफ्लेक्स गया, ठीक है। अब डायफ्राम लोअर हुआ जिससे प्रेशर बढ़ा, इंक्रीज इन प्रेशर। और क्या हुआ, ये जो पेरिस्टालिसिस करवाएगा, रेक्टम की पेरिस्टालिसिस हुई। और क्या हुआ, स्फिंक्टर रिलैक्स हुए। और जब ये सब साथ में होगा तो फीसेस बाहर आएंगे, फीसेस केम आउट। तो इस तरह से पहले प्रेशर बनता है, फिर कहते हैं ना आई है, और आने के बाद आ जाती है, राइट। सो इस तरह से बेटा एक ईजेशन रिफ्लेक्स चलता है जिससे आपकी फीसेस बाहर आते हैं। तो ये था बेटा आपकी ईजेशन तक। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन, पर ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। अभी हम इसके बारे में पीईएम पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ने, इनफैक्ट वाइटामिन्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। बट आज के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले जितना आज हमने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, अबाउट -% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हेयर बाय सलाइवरी एमाइलेज, वेयर हेयर मतलब इन माउथ, ओके कितना परसेंट स्टार्च माउथ में सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कर देता है, अराउंड 30%। ये आपको याद होना चाहिए ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत ढूंढनी है। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक pH अराउंड 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स, bile activate lipases, nucleases is in the pancreatic juice acts, nucleotide acts on nucleotide and nucleosides, no significant digestive activity occurs in the large intestine। तो गलत स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट कहती है, पहली क्या कहती है बच्चे, कि पेप्सिन को एसिडिक पीएच चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो पेप्सिनोजन पेप्सिन ही नहीं बनेगा, नहीं ना, ठीक है। बाइल लाइपेज को एक्टिवेट करता है, ये बात भी ठीक है। न्यूक्लियेजेस न्यूक्लियोटाइड पे नहीं काम करते, किस पे काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे, तो ये स्टेटमेंट गलत। न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेज काम करता है, न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करता है। नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल ठीक, कोई भी डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ अब्जॉर्प्शन होती है, वो भी वाटर की, मिनरल्स की, आयंस की, और किसी चीज की नहीं, या फिर कुछ ड्रग्स की। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रिंसिपल ऑर्गन मतलब मेन ऑर्गन, ठीक है। कहाँ होते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन तो सिर्फ कुछ कुछ चीजों की होती है, स्टमक में मैंने बताया था वाटर की, सॉल्ट की, शुगर की हो जाएगी, बट न्यूट्रिएंट्स मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं, माउथ में तो वैसे ही नील थी। तो आंसर हुआ बेटा बी। आगे, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, चलो ये अभी हमने डिसऑर्डर्स करे नहीं है तो ये गलती से आ गए हैं, तो हमें थोड़ा माफ करिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। पहली बात, किसका स्फिंक्टर हमने जानना है, हिपैटोपैनक्रियाटिक।
ड्यूडेनम में खुल रहा है, ड्यूडेनम बाहर है, और बाहर कौन लेकर जाता है, कौन सी गाड़ी, ऑडी, ठीक है, तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, आंसर हुआ ए। सेमिल्यूनर वाल्व तो यहाँ वैसे ही नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं है, ये तो हार्ट में है। इलियोसिकल वाल्व लार्ज इंटेस्टाइन और लीलियम के बीच में था। पाइलोरिक स्फिंक्टर वैसे भी बेटा आपको पता है किस में था, कहाँ था, पाइलोरिस और स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में, तो आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, ऑल ऑफ दीज। एंडोक्राइन पोर्शन आइलेट्स क्या बनाते हैं, ये तीनों हार्मोन बनाते हैं, सो ऑल ऑफ दीज, आंसर डी, ठीक है। अरे ए लिख दिया, बताओ मैडम ने, डी, ठीक है, डी फॉर दीक्षा मैम। आगे चलो, दैट्स इट, ये थे सारे क्वेश्चन। अगली क्लास जरूर लगेगी, याद रखना, ये मत सोचना यहाँ पर सब खत्म हो गया है, अभी हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, डाइजेशन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे से, अगली क्लास में आते हैं।